आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। घड़ी में 8 बज रहे थे कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? मैं मन ही मन सोच रही थी कि सुबह के 5 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। अब ये फ़ोन कॉल लूँगी तो 8-10 वाली बस निकल जाएगी। फिर दूसरी बस आने तक शायद ऑफिस पहुँचने में देर हो जाए। ऑफिस में देर से पहुँचूँगी तो मेरी कंपनी का मालिक मुझे तीखी नज़रों से घूरते हुए देखेगा और फिर अपनी घड़ी को दिखाते हुए कहेगा, मिसेज रेखा आप फिर 12 मिनट लेट हैं। ऐसे रोज़-रोज़ कैसे चलेगा? पर इस फ़ोन वाले को इतनी बातें कैसे मालूम? यही सब सोचते हुए आगे बढ़ी और झुंझलाहट में फ़ोन का रिसीवर कान में लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैं करोल बाग अस्पताल से मिस्टर संदीप। क्या आप मिसेज रेखा हैं? जी हाँ, मैं रेखा बोल रही हूँ। अस्पताल से मेरे लिए फ़ोन क्यों आया? इस सोच ने मुझे घबराहट में डाल दिया। पर आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? मैंने पूछा। जी आप किसी सोनू जी को जानती हैं? वे इस वक्त हमारे अस्पताल में बेहोश पड़ी हैं। उनके पर्स से हमें आपका पता और फ़ोन नंबर मिला। जी हाँ, मैं सोनिया जी को जानती हूँ। वे मेरी छोटी बुआ हैं, पर उन्हें हुआ क्या? वे आपके अस्पताल में कैसे आईं? सब ठीक तो है ना? मैंने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। उधर से मिस्टर संदीप ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, मैम आप यहाँ आइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे फ़ोन पर इतनी बातें एक साथ नहीं पूछनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास कर मैंने तुरंत उनसे अस्पताल का वार्ड नंबर और बेड नंबर पूछा और एक ऑटो रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चली। ऑफिस में बॉस का फ़ोन बता दिया कि मुझे अचानक अस्पताल जाना पड़ा, इसलिए आज मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आऊँगी। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे बाद ऑफिस जाने पर बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर क्या करती? अस्पताल से खबर मिलने के बाद बुआ को देखे बिना काम पर जाना भी ठीक नहीं। अगर चली भी जाती तो काम में मन कहाँ लगता। अस्पताल जाते वक्त बार बार भगवान से प्रार्थना करी थी कि काश वो कोई और महिला हो, मेरी छोटी बुआ न हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सोनिया नाम की कोई और भी तो हो सकती है, जो शायद मुझे जानती हो और उसके पास मेरा नंबर हो। अस्पताल पहुंची तो मेरी सारी शंकाएं दूर हुईं। वो मेरी छोटी बुआ थी, बेहोश पड़ी थी, माथे पर चोट थी, चेहरा एकदम पीला दिख रहा था, बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी, मानो शरीर में खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। शायद यही उनकी बेहोशी की वजह थी। उन्होंने बताया कि किसी सज्जन को ये रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली। वे इन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर अपना फ़ोन नंबर और नाम उनके पास लिखवाकर अपने ऑफिस चले गए। सबसे पहले मैंने उस अनजान सज्जन का मन ही मन धन्यवाद किया जो बुआ जी को अस्पताल ले आए। बाद में थोड़ी फुर्सत मिलने पर उन्हें फ़ोन कर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा सोचकर मैं डॉक्टर राजीव को बुआ को देख रहे थे को मिलने के लिए उनके चेंबर में गई। डॉक्टर से पता चलने पर कि इनके माथे पर गहरी चोट है, खून की कमी है, शायद 3-4 घंटे होश में आने में लगे। मैं ऑफिस चली जाऊं और बॉस को सारी बात बताकर हाफ डे लेकर फिर आ जाऊंगी। तब तक शायद बुआ को होश आ जाए। डॉक्टर राजीव को अपनी मजबूरी बताकर और बुआ के लिए एक परमानेंट नर्स का इंतज़ाम कर मैं जल्द ही आने की बात कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे। मेरे ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के केबिन की ओर बढ़ी। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बॉस की आवाज़ आ रही थी।
सामने खड़ा व्यक्ति शायद सिर झुकाए चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद बॉस की आवाज़ शांत हुई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले रामू काका का बेटा है। बुलाने पर वो मेरे पास आया और बताया, आज सुबह से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, बहुत तेज बुखार है, वे काम पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेजा। पर बॉस को पिताजी का ना आना और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई, पर बॉस तो बॉस हैं, उन्हें रामू काका का खुद निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कहा, पर आइंदा से ऐसे करने पर काम से निकाल देने की धमकी दी। मुझे बॉस के पास जाने से डर लग रहा था, पता नहीं वे क्या कह बैठे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हुई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इजाज़त दी। शायद ये तूफान के पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई, फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही, सोचती रही, हाफ डे की बात कैसे करूं? तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं। तभी उनके मुंह से ये सुनकर मिसेस रेखा, आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फ़ोन करके बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाइए और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊँगी। वैसे भी अभी वे होश में नहीं और मैं उनके पास एक परमानेंट नर्स को रख कर आई हूँ। जैसे ही उन्हें होश आएगा वो मुझे तुरंत सूचित कर देगी। जैसा आप ठीक समझे मिसेस रेखा, उन्होंने बड़े ही नर्म लहजे में कहा। मेरे लिए आज उनका व्यवहार बड़ा लचीला था। मैं अपने टेबल पर गई और सोचा, दोपहर के भोजन तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन नहीं लग रहा था। पिछले महीने ही तो मैं बुआ जी से मिली थी। बड़े फूफा जी की 13वीं पर आई थी वे। मेरी प्यारी बुआ जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी मुनिया कहते और मैं प्यार से मुनिया बुआ कहती। इतनी दुबली कैसे हो गई? हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास क्यों? शायद फूफा जी की 13वीं का मलाल है इसलिए। पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि अवश्य ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में तो मैंने बुआ को हमेशा हंसते हुए पाया है। वे आगे बढ़ना चाहती थीं, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी और पढ़ना है। बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रह पूर्वक कहा, मुनिया बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो मैं तुम्हें हर विदा करूँगा, मेरा बोझ हल्का हुए। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं? नहीं पगली, ये तेरा घर है, पर लड़कियों का असली घर उनका ससुराल है। पढ़ने की इच्छा है तो अपने घर जाकर पढ़ियो। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निशब्द हुई और अपने घर के सपने देखने लगी। हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर सा अपना घर हो, प्यार करने वाला पति, सास, ससुर, देवर, नंद, सबसे भरा पूरा परिवार हो। बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के सपने नहीं संजोए, भरे पूरे ससुराल में रहना चाहती थी। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। एक तरह से कहें तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया। मेरे छोटा फूफा जी, जो गुड़गांव में एयरफोर्स में कैप्टन के पद पर कार्यरत थे, पहली बार अपने एक मित्र मेरे अंकल के लड़के के साथ आए। मेरे अंकल का लड़का भी गुड़गांव एयरफोर्स में कमांडर था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी राजन जी भी आए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में यूं ही बातों बातों में बुआ की शादी की बात निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आई। बाद में उनके परिवार वालों ने रिश्ते को मंजूरी दी।
विवाह की तारीख निकलवाई। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और बुआ के बीच उम्र का बहुत कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहते। हम अपनी व्यक्तिगत बातें कर लिया करती थीं। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अक्सर फ़ोन पर उनसे बातें होती रहतीं। अपने नए घर के बारे में बुआ ने मुझे बताया। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदू रीति के अनुसार घर में अपना पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। वो भी सीलन से भरा और दुर्गंध भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का पलस्तर उखड़ा था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम सा बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण ये सोचकर मैं चुप रही कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे ये कमरा दिया गया, इसलिए धूप आने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा था कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूंगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी यदि आप कहो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं। अम्मा जी झुंझलाते हुए बोली, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मारा। फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा, पर ये सास का घर है। रात को जब मेरे पति घर आए, मैं उन्हें कुछ बताती उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्च लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने साफ साफ कहा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वे अपनी गृहस्थी में रम गईं। बाबूजी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर लें। बुआ ने अपने मन को मारा। इसी बीच मेरी भी शादी पास ही के शहर में तय हो गई। वो मेरी शादी में सिर्फ 2 दिनों के लिए आई, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभार बात हो जाती। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से माँ की बीमारी के वक्त उनसे घर के कागजातों पर हस्ताक्षर ले लिए। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ था। बच्चे बड़ा रो रहे थे। बुआ ने उसी छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफ़ी समय गुजारा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वो उन्हें घर से निकाल दें। ये सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी डाली। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ को अपना घर का सपना पूरा होता। पर ऊपर वाला न जाने कितने रंगों में राजी था। बुआ अपना घर का सपना देखें। उस दिन फूफा जी की फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके विंग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका शव लेकर घर आए। इस हादसे ने बुआ को तोड़ कर रख दिया। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाना शुरू किए। वो उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उनसे एक बिस्तर के साथ बेड डाली कि यहाँ पर वो फ्लैट बना ले और उसे एक फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दें। बिल्डर इस बात के लिए राजी हुआ, इसलिए वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर लिया और दोनों बच्चों के साथ वहां आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में थी। फूफा जी के दोस्तों ने भाग दौड़कर उनके भविष्य निधि के पास बुआ के पैसे दिलवाने में मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे,
पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया। समय गुजरता रहा। बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनका बड़ा बेटा पुनीत अभी +2 में था। छोटा बेटा गोलू 10वीं में था। पिता की नौकरी पुनीत को मिली। फूफा जी के दोस्तों ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया। पुनीत ने +2 के बाद ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी की। अभी उसने अपनी परीक्षा दी ही थी और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उसके साथ काम करते थे, उन्होंने उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। फूफा जी के दोस्तों ने न सिर्फ उनके बेटे को नौकरी दिलवाई, बल्कि सिफारिश लगाकर एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवाया। अब बुआ और उनके दोनों बेटे किराए का घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। छोटा बेटा अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर था। पुनीत की नौकरी लगे 2 साल हो चुके कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी, पर इतने अच्छे रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। मीना पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने पुनीत से पूछा तो उसने हामी भरी। बुआ ने अपने पति के दोस्तों की मदद से पुनीत की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवाई। अब बुआ ने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि अब पुनीत कमाने जो लगा था। छोटे बेटे गोलू ने आगे और ना पढ़ने और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के भविष्य निधि के पैसों से उसे कपड़ों का बिजनेस शुरू करवाया। बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें दुकान भी बहुत कम पड़ी। गोलू ने अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि शहर के सफल व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। वो दोनों बेटों की तरक्की देख अपने बीते दिनों को भूल गईं। कहते हैं ना, खुशी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे की शादी रिया नाम की लड़की से करवाई। उसे आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखना शुरू किया। घर के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में खींचातानी होने लगी। रिया ने अपनी माँ की शह पर गोलू के कान भरने शुरू किए। गोलू के पास इतने पैसे थे तो वह अपना फ्लैट खरीद सके। उसने 3 BHK एक फ्लैट भी खरीदा और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। वो दोनों बेटों के बीच फंस कर रह गई। अचानक रेखा अपनी यादों के घरौंदे से बाहर आई और घड़ी पर नजर पड़ी। देखा 12 बज गए। दोपहर के भोजन का समय हुआ और सारा काम टेबल पर बिखरा था। बॉस को मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटा कर जाऊंगी, और अभी बॉस ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फ़ोन करके बुआ का हाल चाल पूछूं। अस्पताल फ़ोन किया तो पता चला बुआ अभी होश में नहीं आई। शायद उन्हें 1-2 बोतलें खून की और चढ़ानी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में फ़ोन कर खून की 2 बोतलें मंगवाईं और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के केबिन में पहुंची और बुआ की हालत में बताकर आधे दिन की छुट्टी लेकर 15 मिनट में अस्पताल पहुंची। बुआ को खून चढ़ रहा था। मैं स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। बूंद बूंद खून बुआ की रगों में समा रहा था। अपना कतरा कतरा खून देकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की, पर क्या वे बुआ की खून की कीमत समझ पाए। बड़े फूफा जी की 13वीं वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उनकी उदासी का कारण पूछा। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने की बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बताया, उसके साल के बेटों के बोझ हो गई। एक दिन बुआ की चचेरी नंद अपने बच्चों के साथ उनके घर आई। पहली बार उनकी नंद अपने बेटे को लेकर आई, इसलिए जाते समय उनके हाथ में कुछ देना ज़रूरी था। बुआ ने बेटे से रुपए मांगे तो उसने ये कहकर इनकार किया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया, पापा के भविष्य निधि के सारे पैसे खर्च कर दिए।
उसी से मांगिए। मैं इतना फालतू खर्च नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल लेने देने का रिवाज नहीं रहा, और ये काफ़ी नहीं कि मैं आपके खर्चे घर में रखकर आपका खर्च उठा रहा हूँ। पर बेटे, मैंने भी तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। उन्हीं के दोस्तों की दौड़ धूप और उनकी सिफारिश कदम पर तुम्हें ये घर मिला है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान किया। मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, और घर भी मेरी बदौलत है, ना कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और ना सुनी। जैसे वो अपना घर समझ रही थी, वो भी उनका नहीं था। अब तो वे उनके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सामान उठाया और अपनी नंद से ये कहकर, जीजी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे गोलू के घर छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उन्होंने अपनी नंद को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हैं। पर उनकी नंद ने उनके बड़े बेटे की बात सुन ली, क्योंकि वो भी भाभी और दुखी नहीं करना चाहती थी। बुआ की नंद और उनका बेटा उन्हें गोलू के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चल दिए। गोलू घर पर नहीं था, अपनी दुकान पर था। रिया घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आया देखकर वो सकपका गई। आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, माँ अचानक से कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़ कर गए? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं पुनीत नहीं आया। मैं तुम्हारी बुआ और उनके बेटे के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से जाने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए, तो इसी बहाने तुम लोगों से मिल आती हूँ। रिया ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा और पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई हैं, तो उसके भी तेवर बदले। बड़ी मिठास से बोली, माँ ये भी आपका घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। पर भैया जी को आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें रिया की बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। रिया ने चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवाया और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फ़ोन पर सारी राम कहानी सुना दी। रात को गोलू काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान हुआ। माँ कैसे आई आप? आपने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने आता। अब तो आ गई हूँ, अब यहीं रहूँगी तुम्हारे पास, उन्होंने गोलू को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वो सोचने लिए अब कमरे में चली गईं। गोलू उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने को कहकर अपने कमरे में आया। वे सोने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उनके पास पानी रखना भूल गई। वे रसोई से पानी की बोतल और ग्लास लेकर आ ही रही थीं कि अचानक बेटे बहू की बात सुनकर उनके कान खड़े हुए। रिया गोलू से कह रही थी, अब माँ के चलते हमें कहीं आने जाने में बंदिश होगी। ना हम किसी के घर जा सकते हैं और ना ही किसी को बुला सकते हैं। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहें कि मेरे रहते तुम्हें कोई बंदिश नहीं, तुम लोग जहाँ जाना चाहो, जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। पर वे ऐसा कर नहीं पाईं, क्योंकि ऐसे में उन्हें बहुत बात आती। वे चोरों की तरह खड़ी होकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी? माँ सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा, गोलू ने धीरे से कहा। पर उन्हें रात के सन्नाटे में वे बातें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी। रिया ने आगे जो कहा उसे सुनकर तो होश उड़ गए। हमारा फ्लैट ही कितना बड़ा है जो एक अतिरिक्त व्यक्ति को यहाँ रखें। एक हमारा कमरा, एक ड्राइंग और एक कमरा मेहमानों के लिए। अगर मेहमानों की तरह रहना हो तो रहें, अगर यही जमने का इरादा है तो हो गई छुट्टी। अगले हफ्ते मेरी मम्मी भी आने वाली हैं, उनके आने तक माँ चली जाएं तो अच्छा होगा। अच्छा आप सो जाओ, कल सुबह उठकर मैं माँ से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनको कब तक यहाँ रहने का इरादा है। वे इसके आगे नहीं सुन पाईं और अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रहीं और सोचती रहीं कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई। सुबह उठी, नहा धोकर नाश्ता किया और गोलू से बोली,
बेटा दुकान जाते हुए मुझे अपनी बड़ी मौसी के घर छोड़ देना। आप कल ही तो आई हैं और आज जाने की तैयारी भी की। हुआ क्या है आपको? गोलू ने माँ से पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें देखने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए बड़ी दीदी और जीजा से मिले, जो उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन बाद मौसी के घर छोड़ दूंगा। अभी आप यहाँ रहिए। किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? उनका मन हुआ कि कहें, बेटा किसी ने नहीं, खुद उनके अपने बेटे ने। पहले तो बीवी के कहने पर उनसे किनारा किया और अब चाहता है वो मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन उनके पास रहें। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अभी इसी समय मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारे मौसा जी की हालत कैसी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूँगी? उसके बाद गोलू ने उन पर और जोर नहीं डाला कि वे रुकें। वो अपनी गाड़ी से उन्हें उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ, कब तक तुम्हें यहाँ रहना है? कब आऊँ मैं तुम्हें लेने? कुछ भी नहीं पूछा और ज़रा जल्दी में कहकर चला गया। पिछले 1 महीने से वे दीदी के पास थीं। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजा जी से मिल पाईं, हालांकि वे उन सब को छोड़कर चले गए। पर एक बात का सुकून था कि वे दीदी की मुसीबत के समय उनके साथ थीं। बड़े फूफा जी की तेरहवीं में बुआ से मिलकर ये सारी बातें जान पाई। अपनी सहेलियाँ जैसे मुनिया बहू की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी, इसलिए वे मेरे साथ रहने को राज़ी हो गईं। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोग एक गाड़ी बुक करके गए थे और एक आदमी की गाड़ी में जगह न होने के कारण मैं उस दिन बुआ को अपने साथ ला नहीं पाई और उन्हें अपना पता देकर खुद गाड़ी पकड़कर आने के लिए कह दिया। रास्ते भर मुझे बुआ के साथ उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा खराब लगा। बाद में कार्य की व्यस्तता की वजह से बुआ की बात भूल गई। उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अचानक बुआ के कराहने की आवाज़ सुनकर मैं अतीत की यादों से आई। बुआ को होश आ रहा था, पर आंखें अभी बोझिल थीं। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें तसल्ली दी। बुआ, मैं रेखा, तुम्हारी प्यारी भतीजी। तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया है, ये आते होंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ ये आई। अभी बुआ को पूरी तरह होश नहीं आया था। एक बोतल खून चढ़ चुका था, शायद एक बोतल खून और चढ़ाना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया और बच्चों का खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के बारे में समझाया और खुद बुआ के पास वहीं बैठी रही। बैठे बैठे थक गई, कमर मानो अकड़ सी गई, आंखें भी नींद से बोझिल थीं। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन भी इधर उधर भटकने लगा। तो क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेंगी? मेरे पति ज़रा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। ऐसे में बुआ को अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार करेंगे? मैंने इस विषय पर इनसे बात नहीं की और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर न्योता दी। वे मेरी प्यारी बुआ मुन्निया बुआ हैं, मेरी सहेलियाँ जैसी बहू, पर बच्चों की बुआ तो नहीं। बच्चे तो उन्हें जानते नहीं। आजकल तो बच्चों को अपने अलग कमरा चाहिए। उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूँगी? ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी ठीक नहीं, बिल्कुल अस्थाई सा प्रबंध लगेगा। फिर आने जाने वालों की भी मुश्किल होगी। बुआ के कारण नहीं, मेरा घर ना बिखर जाए तो फिर क्या करूं? बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर ग्लानि हो रही थी कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आराम पर अपनी एक दुनिया को हम कुछ देख और सुन नहीं पाते। दिमाग इस कशमकश में इतना उलझ गया कि दर्द सर फटने लगा। बाहर रिसेप्शन पर गई,
और नर्स से सिर दर्द की एक टेबलेट लेकर खाई और अस्पताल की कैंटीन से चाय खरीद कर पी। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फ़ोन करके अस्पताल में बुलाती हूँ। माँ को इस हालत में देखेंगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद वे लोक लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। इससे मेरा भी मान रह जाएगा और बुआ भी अपने बेटों की नाराज़गी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 11 बजे। इतनी रात को फ़ोन करना ठीक नहीं। सुबह होते ही फ़ोन करके उन्हें बता दूंगी। ऐसा सोच मैं निश्चिंत होकर पास पड़े सोफे पर सो गई। रात के करीब 3 बजे थे कि नर्स ने आकर मुझे झिंझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठी तो देखा डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। उनकी एक नब्ज़ रेयर था और उनकी धड़कन की जांच कर रहा था और नर्स उनकी खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी। शायद बुआ को सोते-सोते में ही साइलेंट अटैक आया। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफ़ेद चादर से ढक दिया। कितनी निश्चिंत लग रही थी बुआ, बिल्कुल शांत भाव से लेटी हुई, मानो बार-बार घर बदलने के झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इत्मीनान से सो रही थी। आज बुआ को अपना घर मिल चुका। अब यहाँ से कोई अपना घर उन्हें निकाल नहीं सकता। इस घर में ना तो वो मेहमान थी और ना ही किराएदार और ना ही किसी की मोहताज। ये मुनिया बुआ का अपना घर था।